हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे है ना। अब देखिए, जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डील किए थे इलेक्ट्रिक फोर्स में, ठीक सेम पैटर्न से, सेम कंसेप्ट से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डील करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। बात आ जाता है कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंसेप्ट का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि पहले देखो, सिस्टम में एक चार्ज था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फोर्स का आप कैलकुलेशन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स का आप कैलकुलेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे सोर्स चार्ज एक पॉइंट चार्ज था, है ना, सिंगल पॉइंट चार्ज था, और किसी एक पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते थे। अब जो है सिस्टम में मोर देन वन सोर्स चार्ज आ जाएगा और वो सब अपना अपना प्रभाव क्रिएट करेगा, यानी कि सब अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाएगा, इस पॉइंट पे, और सबके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रयास हम लोग करते हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको हेल्प करेगा। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कहाँ पे करते हैं? जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो किसी एक पॉइंट पे ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल सोर्स ऑफ चार्ज, तब हम जाकर के लगाते हैं कौन सा कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आइए ध्यान देते हैं। जैसे मान लो कि इसके पहले हम क्या पढ़े थे कि एक सोर्स चार्ज था और ये सोर्स चार्ज अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, और इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। इस सोर्स चार्ज के वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो आप निकाल दिए थे P पॉइंट पे। कैसे निकाले थे? तो डायरेक्ट ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मान लो R है, तो क्या ये फॉर्मूला है C'⁻r², और डायरेक्शन इस साइड में, जिस साइड फोर्स का डायरेक्शन उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्यों, कब? जब हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तब। ठीक, यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया था। अब देखो हम क्या बात करने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं। बात हमारा ये है कि ये Q1 चार्ज एक है जो कि एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया है, और उसका इन्फ्लुएंस कुछ P पॉइंट पे होगा। एट द सेम टाइम Q2 चार्ज भी आ गया, Q3 चार्ज भी आ गया सिस्टम में। अब देखो, Q1 चार्ज जिस तरह से इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, उसी तरह से Q2 चार्ज भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा अपने चारों ओर, Q3 चार्ज भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा चारों ओर। अब देखो, Q1 चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आया इस तरफ E1, तो Q2 भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, तो Q2 भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, और उसका डायरेक्शन मान लीजिए इधर है। उसी तरह से Q3 भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा रहा होगा, यानी इन्फ्लुएंस क्रिएट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, और उसका हमने मान लिया E3। तो इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पे मल्टीपल चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना। तो अलग अलग चार्ज के वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उसके बाद उसका वेक्टर सम कर देंगे। यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और भी चार्ज होते तो इस तरह से करते चले जाते। अब सुनिए, एक नियम और बताए थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि अगर अकेला Q1 था तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लगा रहा था इस डायरेक्शन में। अब Q2 और Q3 आया तो क्या ये डर जाएगा? नहीं डरेगा। यानी कि Q2 और Q3 आया तो इसके द्वारा लगाया गया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई प्रभाव क्रिएट करने वाला नहीं है। यानी अब भी ये Q1 चार्ज जो है वो अब भी इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में E1 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। और भी चार्ज आ जाएंगे तो अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है,
कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखता। हाँ, नेट, अगर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है तो वेक्टर सम करके आप निकाल दोगे। यही कहलाता है क्या चीज? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो, जितना क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फोर्स का किए थे उतना क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं। आपको लगेगा कि बस बहुत आसान है, ऐसा लगेगा कि कंसेप्ट वहाँ पढ़े हैं और यहाँ रिवीजन हो रहा है क्वेश्चन का, है ना जी। तो एक दो बता देते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, तो क्वेश्चन ले लिया जाए। और क्वेश्चन लेने से पहले अब हम लोग का काम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले सिंगल चार्ज की वजह से, अब मल्टीपल चार्ज की वजह से, मल्टीपल चार्जेस। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन हम दे देते हैं कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या सबके वजह से होगा तो नेट लिख देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक, और क्वेश्चन ए नंबर में दिया हुआ है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझ रहे हैं वो इक्विलैटरल, जिसका सब साइड बराबर होता है। और मान लीजिए कि वो साइड ए है और सभी वर्टेक्स पे, यानी कि एक को छोड़ करके एक यहाँ पे P पॉइंट दिया हुआ है और ये दोनों वर्टेक्स पे QQ चार्ज दिया हुआ है। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट कहाँ पे जी? तो P पॉइंट पे। तो क्या किए थे उस समय? पहले तो चार्ज का नामकरण किए थे, इसको एक नंबर का चार्ज मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, है ना। यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तब देखिए Q1 भी इस P पॉइंट पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, Q2 भी इस P पॉइंट पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। और Q2 जो है ना, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक उसी तरह से Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं क्रिएट कर रहा है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से Q1 P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना लगा रहा है और Q2 जो है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना लगा रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब Q1 जो है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, तो कैसे पता चलेगा? टेस्टर, यानी टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे, इलेक्ट्रीशियन वाला काम है जी, है ना। जहां पता करना है टेस्टर लगा दो, यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेकर के आओ। टेस्ट चार्ज कैसा लेके आए? यूनिट पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन आसान करके दे देता है। तो यहाँ पे रखेंगे, तो अब यहाँ पे ये आ गया प्लस Q0, तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ पे जो आया प्लस Q0, तो क्या करेगा ये? इसको रिपेल करेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स का चूंकि डायरेक्शन इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर। अब मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन तो इधर पता चल गया, अब इसका मैग्नीट्यूड बता दो कितना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? C डैश Q डिवाइडेड बाई ये दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? अगर एक साइड A है तो सभी साइड A होंगे। क्यों ऐसा जी? इसलिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब देखो Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना, टेस्ट चार्ज के ऊपर। कैसा वाला? अट्रैक्शन की रिपल्सन का? तो रिपल्सन का, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और इसका डायरेक्शन इधर होगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम 1 दिए थे। 1 E1 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? Q1 के द्वारा लगाया गया। अब इसका नाम E2 दे दिए, यानी Q2 चार्ज के द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? C डैश Q सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई क्या? A स्क्वायर। ठीक, इक्विलैटरल है इसका मतलब, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब इक्विलैटरल है तो सारे का सारा एंगल कितना है? 60 डिग्री का, तो ये भी कितना? 60 डिग्री का। अगर ये 60 तो ये भी कितना? 60 डिग्री का। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, अब मजा लीजिए वेक्टर का, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा नहीं लग रहा है कि E2 का मैग्नीट्यूड और E1 का मैग्नीट्यूड, सॉरी E2 का मैग्नीट्यूड और E1 का मैग्नीट्यूड एक है, यानी कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं सेम है, माना क्या गया है ना, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। और इसका रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो F नेट कितना होता था? √3F, यही ना होता था जी।
इतना याद है ना, वेक्टर से ही हम लोग रिवाइज करते हुए आ रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से अब आपको ई नेट निकालना है। ठीक, ई नेट निकालना है तो क्या करोगे, E1 प्लस E2। ठीक, अब इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म को ऐड कर दो और डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। यहाँ से पैरेललोग्राम बना लो और ये रहा ई नेट का डायरेक्शन। ठीक, तो अब मैग्नीट्यूड देख लेते हैं क्या है जी। तो ई नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम, E2 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड सेम। इट मीन्स अब क्या है, दो वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, मैग्नीट्यूड सेम, तो ई नेट डायरेक्ट √2 C डैश क्यू बाई कितना a स्क्वायर लिख देंगे और डायरेक्शन इधर हो गया। बात समझ में आ गया। तो आपको याद होगा या थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन किए थे मल्टीपल चार्ज सिस्टम में, ठीक उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कर रहे हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करते थे तो कूलम्ब्स लॉ लगाते थे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो डिराइव कर लिए हैं तो वो लगा करके निकाल रहे हैं, बाकी वेक्टर का ऑपरेशन है। अच्छा, एक चीज़ और मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से ही तो आया है तो क्या पहले फोर्स निकाल करके और टेस्ट चार्ज से भाग देंगे, क्या वैसा वाला अरे क्या बोल रहे हैं हम। ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप क्या निकाले थे, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। क्या यहाँ पे ये वैलिड है कि नहीं, बिल्कुल वैलिड है ना जी। आप चाहो तो घर में प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे भी कर देंगे अगर वैसा है तो, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं जी। आप करो तो अच्छा होगा, हम करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, और मेरा तो जो है वो हो ही गया है, आपको अच्छा करना है। चलिए आइए, तो ध्यान दीजिए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो पहले आप यहाँ पे टोटल फोर्स निकाल लीजिए, आता है इसके वजह से एफ नेट निकाल लो, यानी कि टेस्ट चार्ज पे आपको एफ नेट फोर्स निकाल लेना है, और टेस्ट चार्ज यानी क्यू नोट से डिवाइड करोगे तो पक्का यही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। ठीक, अब देखिए स्क्वायर का भी क्वेश्चन था, है ना, सिस्टम अलग अलग ले रहे थे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ भी रिवाइज करवा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लो कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका मतलब सब साइड बराबर होगा, मान लेते हैं साइड उसका ए सब बराबर। ठीक, अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो है माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे पी पॉइंट है। वही कह रहा है एफ नेट निकालने के लिए पी पॉइंट पे। तो लगाओ, और क्या करोगे, सबसे पहले नाम दो, इसको 1, इसको 2, इसको 3 नाम दे दिए। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 जो है वो किधर की ओर लगाएगा, थोड़ा स्पीड चलेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P Q1 लगाएगा किधर की ओर, इधर की ओर। कैसे पता चला, टेस्ट चार्ज रखो, इसको भूलना नहीं है। टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, अरे प्लस ये भी प्लस तो रिपेल करेगा जी, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर, है ना। समझ रहे हैं ना बात को जी। तो अब क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर हो गया, तो बताओ कितना मैग्नीट्यूड है। इसको E1 लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड बताओ कितना हो जाएगा E1 का, C डैश क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि सब साइड ए का है। अच्छा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, है ना, क्योंकि ये भी प्लस है, यहाँ भी जो टेस्ट चार्ज ले इसको ऊपर मिटा रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये इसको रिपेल करेगा, इस तरफ लगाएगा, और इसके वजह से जो लग रहा है उसको E3 बोलेंगे। E3 का मैग्नीट्यूड बताओ जी, बताओ जल्दी से कितना होगा। ये दूरी भी तो A है, यानी कि C डैश क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक, अब इसकी बारी है। पहले तो बता दो, ये A है, ये A है, तो ये √2A होगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू नोट, तो ये इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E2, और इसका वैल्यू कितना होगा लिख देते हैं, C डैश क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी √2A का होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब आप कहोगे सर यहाँ माइनस क्यू है,
क्या चीज, सोर्स चार्ज। तो आप यहाँ पे प्लस क्यों लिखे, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। हम जो है वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डायरेक्शन तो हम वेक्टर से निकाल ही लेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे 3 वेक्टर लग रहा है। अब ये भूल जाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बस ये दिमाग में रखो कि यहाँ पे 3 वेक्टर लग रहा है। तब 2 वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी देखो साथ साथ है। तो इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या इधर होगा, यानी ई डैश से इसको इंडिकेट कर दें और उसका वैल्यू कितना। तो फिर याद करो, एकदम ट्रिक वाइज बता देते कि 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो उसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट और किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ये दोनों का तो खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों के बदले ये आ गया है। अब ई नेट निकालना है किस पॉइंट पे जी, पी पॉइंट पे। अब देखो पी पॉइंट पे निकालना है, तो इस साइड ई डैश लग रहा है, इस साइड E2 लग रहा है। बाकी ये दोनों का काम तो ये दोनों के बदले तो ये आ गया ना, तो ये दोनों को भूल जाओ और ये रहने दो। अब देखो इसमें बड़ा कौन है, ये है या ये है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, C डैश क्यू और ये करोगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये हाफ C डैश क्यू a स्क्वायर है, ये अंडर रूट 2C डैश क्यू a स्क्वायर है। मतलब इधर बड़ा वाला है और इधर छोटा वाला है, और दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल है। इसका मतलब आप ऐसा करो, इधर वाले को प्लस मान लो और इधर वाले को माइनस मान लो। तो ये प्लस वाला में तो लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P यानी E डैश माइनस कितना E2। तो अब E डैश में माइनस करो E2, तो E डैश कितना है जी, अंडर रूट 2C डैश क्यू बाई a स्क्वायर माइनस E2 का वैल्यू बताओ, C डैश क्यू बाई 2a स्क्वायर। ठीक, अब इसमें कुछ कॉमन होंगे, तो C डैश क्यू बाई a स्क्वायर को कॉमन लो तो अंडर रूट 2 माइनस 1/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। मैग्नीट्यूड आप कहोगे सर डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन किसका पलड़ा भारी है, इसका, तो डायरेक्शन ई नेट का इधर होगा। समझे। तो क्या लग रहा है आपको, सारा वेक्टर ऑपरेशन है ना जी, वेक्टर ही ऑपरेशन है, इसमें कोई बड़ा चीज बात नहीं है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लें, माइंड फ्रेश हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, आगे का क्वेश्चन। जैसे मान लो कि एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे +2q चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे -q चार्ज दिया हुआ है, और ये दोनों के बीच की दूरी r है और ये पॉइंट P है, सच दैट कि ये जो है बीच में पॉइंट है। तो कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन किया है ई नेट निकालिए किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। देखो फिर वही काम करना है, क्या लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यहाँ रख दो, है ना, तो टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया। अब इसका बिहेव इसके साथ कैसा है, यानी फोर्स का ही देख लो ना, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, यानी इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर। और अगर आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव में लाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर पे E1, इसके द्वारा डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान लिया। अब इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 मानेंगे और इसका रिएक्शन इसके ऊपर कैसा है, फोर्स का पहले देखो, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर। और चूंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाए हैं, तो अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाइएगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको भी याद हो जाए, यानी कि E2 का भी डायरेक्शन इधर। तो ई नेट तो देखो 2 वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो तुरंत जोड़ देंगे और क्या, तो ई नेट हो जाएगा क्या चीज, E1 प्लस E2, डायरेक्ट एकदम सिंपल सम से। तो E1 का वैल्यू बताओ कितना आएगा, तो E1 C डैश और Q 2Q लेंगे ना, फिर कहोगे 2Q हो गया, सही है, डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर, प्लस E2 कितना है, E2 बताओ C डैश Q। आप कहोगे सर यहाँ -Q नहीं लिए, अरे भाई मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं,
मैग्नीट्यूड में माइनस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी पता है इधर लगेगा, है जी। लिख दो, अभी मामला को साफ करते हैं। ई नेट का डायरेक्शन इधर। चलिए देखिए ये इतना लिखा गया। अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 यानी कितना 8 सी डैश क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 ऊपर हो जाएगा सी डैश क्यू बाई आर स्क्वायर और 8 4 कितना हो जाता है, तो ई नेट का वैल्यू कितना 8 4 12 सी डैश क्यू बाई आर स्क्वायर। सी डैश क्या है जी, याद रखो कूलम्स कांस्टेंट, है ना। और अगर ये सब चीज़ क्या हो रहा है, वैक्यूम में हो रहा है, फ्री स्पेस में, तो ई नेट की जगह पे ई नेट के लिए क्या लिखोगे 12 और सी डैश की जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 नहीं लिखोगे और क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये सब तो आपको पता ही है, फॉर्मेलिटी है ये सब बताने। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या हम बोले, सब क्वेश्चन वेक्टर अगर आपको अच्छा है और इलेक्ट्रिक फोर्स अब पढ़ लिए हैं तो सारा क्वेश्चन एक बनते जा रहा है ना। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। उसके बाद देखिए जो सेम क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फोर्स में लिए थे ना, वही क्वेश्चन हम बस वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यानी कि आपको हम याद दिला दें, एक ये था ये एक्स एक्सिस और ये क्या था वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है। यहाँ पे 1 कूलम चार्ज था 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 2 मीटर के डिस्टेंस पे 8 कूलम चार्ज था, उसी तरह से 3 मीटर के डिस्टेंस पे 27 कूलम चार्ज था, और यही चलते गया सीक्वेंस। और 10 मीटर के डिस्टेंस पे है ना जी, कितना चार्ज होगा 1000। अरे 10 का क्यू कर दो ना जी, इसी सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड, यहाँ लिख दें फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले एफ नेट लिखते थे, अब क्या लिखेंगे ई नेट ऑन, फाइंड ई नेट एट ओरिजिन लिख दो। ये ओरिजिन है इस पॉइंट पे, समझ रहे हो ना। तो क्या करेंगे, यहाँ लाओ, किसको लाओगे टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लाओ और उसके बाद कैलकुलेट करो सब। यहाँ पे मल्टीपल चार्ज है, सभी चार्ज के द्वारा देखो यहाँ पे सेपरेट वाइज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और सबको ई नेट करके कितना कर देंगे E1 है ना जी प्लस E2 प्लस E3 प्लस कितना दूर तक E10 तक, है ना। यानी कि 1000 वाला जो है 1000 जो चार्ज 10 मीटर पे है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E10 मान लिए। कैसे, तो ठीक उसी तरह से कि जो चार्ज 1 मीटर पे है ना, यानी 1 कूलम, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो किधर लगाएगा, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाए तो सोचो ये इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो E1 इधर। अब 8 कूलम चार्ज जो कि 2 मीटर पे है, तो इसका हम लोग नोटेशन दिए E2, वो किधर लगाएगा, तो ये भी प्लस, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यानी E2 भी इधर लगाएगा। आप देखोगे तो E3 भी लगाएगा, सब इधर लगाएगा, है ना, E10 तक इधर ही लगाएगा। तो सिंपल एडिशन हो जाएगा क्योंकि सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में, बात समझ रहे हैं। अब कैलकुलेट करो ना जी, तो मैग्नीट्यूड ही डायरेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऐड कर देंगे और कह देंगे डायरेक्शन ई नेट का डायरेक्शन तो इधर है ना, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर इधर पॉजिटिव माने हैं तो ई नेट E1 का वैल्यू कितना होगा, तो सी डैश Q1 यानी Q कितना है 1 कूलम, 1 सिर्फ लिख देते हैं, और आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस इसके लिए E2 बताओ, इसके वजह से ना है E2 यहाँ पे, तो E2 यानी सी डैश चार्ज का वैल्यू कितना है 8 कूलम, चार्ज का वैल्यू कितना है 8 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बताओ 2 का स्क्वायर। इसी तरह से आगे करते चले जाओगे, प्लस अब E10 के लिए कर देते हैं लास्ट वाला, बताओ सी डैश कितना है चार्ज जी 1000, डिस्टेंस कितना है 10 का स्क्वायर करोगे। तो अब इसको सॉल्व करना है बस, और क्या है करते हैं यहाँ पे सॉल्व, थोड़ा सा जगह है ही, यानी कि ई नेट का बात चल रहा है, तो कितना आ गया इधर सी डैश प्लस
ये 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि 2c डैश प्लस 3c डैश आएगा, और इसी तरह से आगे चलते चलते कितना आ जाएगा 10c डैश आ जाएगा लास्ट में। अब देखो कॉमन ले लो, कुछ है कॉमन तो c डैश कॉमन है तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 10 तक। इसको जोड़ने के लिए आता है ना जी, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं a, इसको लास्ट टर्म l, और कैसे जोड़ते हैं c डैश लिख देते हैं, इधर जोड़ होगा तो n/2 a प्लस l, यही ना फॉर्मूला बताए थे, सारा बताया हुआ है जी, आप वीडियो को देखिए नहीं देखे हैं तो ई नेट बताओ कितना होगा। आप कहोगे सर ये n कहाँ से आ गया, तो n जो है नंबर ऑफ टर्म है, कितना टर्म है 10 को बटा 2, a कितना है 1, l लास्ट टर्म कितना है 10, आप करोगे 2 5 11 5 55, यानी ई नेट जो आ जाएगा 55 c डैश न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। समझ में आया, यही आंसर है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, समझ गए ना जी। तो इतना प्रमाण काफ़ी है कि आपको सिंप्लिसिटी के लिए जैसे जैसे आप एफ नेट निकालते थे ठीक उसी पैटर्न से ई नेट लिख लेगा, वहाँ एफ के लिए फॉर्मूला अलग था, यहाँ ई के लिए फॉर्मूला अलग है। और भी क्वेश्चन लिया जाए क्या, एक और ले लेते हैं, चलो ये लास्ट ही एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं। प्रैक्टिस है, मजा लो, है ना जी इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मजा देगा भी ये। कह रहा है कि फाइंड ई नेट एट 0 0 a, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ना, ये हवा में है, और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 a है, यहाँ पे प्लस में है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, इसका कोऑर्डिनेट है 0 a, है ना। सब जगह पे चार्ज कितना रखा हुआ है जी q, यहाँ q चार्ज, यहाँ भी q चार्ज, और यहाँ भी q चार्ज, और यहाँ भी q चार्ज, और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 माइनस a हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट बताओ तो माइनस a0 हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए सवाल कमाल का आ गया। ये सभी चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और सब इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से निकालो। ठीक, क्या करोगे आप देख लो, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम आए तो अब क्या करो कि आप वेक्टर फॉर्म से निकाल दो, आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में तो फॉर्मूला आपको पता है ना। अच्छा, ज़्यादा देर हो गया, हो सकता है भूल गए होंगे, इसी को विश्वास में रखते हुए हम लिख देते हैं क्या जी, c डैश q r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। अब देखिए नामकरण कीजिए, 1 2 3 4, अब 1 के वजह से निकालो, उसका नाम E1 दे दो, 2 के वजह से निकालो, उसका नाम E2 दे दो, और सबको लास्ट में क्या करोगे, जोड़ोगे, और क्या। ठीक, यानी कि ई नेट आपको निकालना है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 करोगे ना, और वेक्टर फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा विथ साइन, इसका जो है Q साइन के साथ आएगा बड़ा इज्जत से, क्योंकि वेक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा कैसे ध्यान देना है। तो सबसे पहले E1 निकाल लेते हैं। E1 के लिए क्या क्या मटेरियल का जरूरत है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड बताओ जी। पहले R2 वेक्टर किसका वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ
टेस्ट चार्ज, यानी जहां पे आपको निकालना है, तो यहां पे निकालना है ना, इस चार्ज की वजह से यहां पे निकालना है, यानी कि टेस्ट चार्ज आपका Q नोट यहां रखा हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज है तो क्या लिखोगे, 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस A K कैप। सही है, बिल्कुल सही है। और R1 किसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज का पोजीशन वेक्टर बताओ, A I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप, कुछ नहीं तो 0 K कैप लिखेंगे। अब क्या करेंगे, R2 माइनस R1 निकालो, R2 माइनस R1, ठीक। तो कितना होगा, देखो ना जी, माइनस AI कैप हो जाएगा, ये अरे माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन इधर नीचे लगते हैं ना, बचपन याद करो कुछ। AI कैप, और इसका तो मामला ही साफ है, 0 0 है तो, और इधर हो जाएगा क्या चीज, प्लस A K कैप। अरे ये 0 है, ध्यान दीजिएगा। और इसको थोड़ा सजा करके लिख रख सकते हो, R2 माइनस R1, प्लस वाला आगे कर देते हैं तो A K कैप माइनस A I कैप लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी, क्या दिक्कत रहेगा, सही तो है। अब R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे थोड़ा चर्चा हो जाए तो क्या कहता है, मैग्नीट्यूड I के बगल वाले का स्क्वायर, J के बगल वाले का स्क्वायर, K के बगल वाले का स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा, √2A, है ना, इधर दिख रहा होगा आप लोग को, √2A, यही ना है। चलिए अब क्या होगा, अब तो सारा मामला फिट है। अब पुट करो वैल्यू, यानी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो C डैश Q1 Q R2 माइनस R1, कितना लिखेंगे, R2 माइनस R1, A K कैप माइनस A I कैप डिवाइडेड बाई √2A का होल क्यूब, कितना होगा, E1, A को कॉमन ले सकते हो ना, तो A C डैश Q K कैप माइनस I कैप, नीचे बताओ जी, 2 दूना 4 √2A क्यूब, E1 निकल गया। अब सोचिए E1 निकल गया, सही है ना, कहीं तो दिक्कत नहीं है, √2A A क्यूब 2√2, अरे यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 2 ना होगा जी, अंडर रूट करोगे तो कितना, ये दोनों के बदले 2 और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक। आइए ध्यान दीजिए, अब E1 तो निकल गया, ठीक। उसी तरह से क्या आप E2 नहीं निकाल सकते हो, E2 भी निकाल लोगे। E2 में कौन बदलेगा, E2 में बदलेगा कौन, बताओ जल्दी से, R1 तो नहीं ना बदलेगा जी, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया ना, R2 बदल जाएगा E2 में, यानी कि 2 के लिए ये पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, बाकी सब प्रोसेस सेम है। जब E1 E2 E3 E4 निकल गया तो सबको वेक्टर सम कर दोगे, कुछ कॉमन आएगा और रिजल्ट आ जाएगा, बात समझे हैं। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं, बाकी ये बताया हुआ भी है इलेक्ट्रिक फोर्स में। अच्छा एक बात और हम कहना चाहेंगे, इसके बाद का जो टॉपिक है वो आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स में, वो इक्विलिब्रियम ऑफ क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट या नल पॉइंट है, यही है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट और नल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे उस समय बताए थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जहाँ पे 0 है वो पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है या नल पॉइंट बोला जाता है। तो अच्छा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के रेफरेंस में बात किए थे, अब जो हम बात करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में क्या, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, है ना, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, या आप कह सकते हो नल पॉइंट बोल रहे हैं। फिर हम सिस्टम वाला बताए थे। तो आज आप ये वीडियो को देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन उठाओ और जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था वहाँ पे टेस्ट चार्ज लेकर के आना और वहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सारा का सारा नियम सेम रहेगा,
सब का सब फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बहुत आसानी से बहुत अच्छा से उस समय बताया गया था, इसीलिए आपको ये काम दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।